नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। फ्लैट शुरुआत के बाद बाजार में बढ़ा दबाव। निफ्टी 150 पॉइंट के करीब गिरकर 25,550 के करीब। आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, विप्रो और एलएनटी ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी भी 400 पॉइंट से ज़्यादा नीचे। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी नरमी। नतीजों के बाद टूटा विप्रो का शेयर, करीब 8% टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर बना शेयर। तीसरी तिमाही में मुनाफा करीब 7% गिरा, तो वहीं कंपनी ने गाइडेंस भी घटाया। उधर दूसरे आईटी शेयरों में भी मुनाफा वसूली का। इधर इंडेक्स करीब 1% नीचे। आज के बिग स्टॉक्स में हुआ था सटीक एनालिसिस। आईटी के अलावा ऑयल एंड गैस, फार्मा और कैपिटल मार्केट शेयरों में आज दबाव। आधा से 1% तक फिसले तीनों सेक्टर इंडेक्स। वहीं कैपिटल गुड शेयरों में रौनक। करीब 4% उछाल के साथ वायदा की टॉप गेनर्स में शुमार पावर इंडिया और सीजी पावर। आज के बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट और चार्टजीपीटी पड़े सटीक। डीजीसीए की ओर से कम जुर्माना लगने से इंडिगो ने भरी उड़ान। करीब शेयर 3% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में हुआ शुमार। साथ ही अच्छे रिजल्ट से टेक महिंद्रा करीब 3% दौड़ा। वहीं सीएलएसए की बुलिश रिपोर्ट से फेडरल बैंक चला। उधर स्पॉटलाइट पीएनबी मजबूत और मजबूत चार्ट से कैनरा बैंक में भी मजबूती कायम। नतीजों के बाद आईसीआईसीआई बैंक की तगड़ी पिटाई। शेयर करीब 3% टूटकर निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल। ज़्यादा प्रोविजनिंग के चलते 4% बैंक का घटा मुनाफा। वहीं नतीजों के बाद रिलायंस भी करीब 2.5% नीचे। साथ ही कमज़ोर रिजल्ट के चलते आरबीएल बैंक भी 7% नीचे। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। इस शो की शुरुआत करेंगे। वीरू में रहेंगे आपके साथ, और हमारे साथ इस शो में पिछले शो से राजेश सातपुते और मानस जायसवाल बने हुए हैं। साथ ही फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर कविता जैन और सौमिल मेहता जुड़ेंगे। बजट से पहले मार्केट स्ट्रैटेजी पर हेक्सागन पार्टनर्स के डायरेक्टर तुषार प्रधान से बातचीत होगी। टेक्निकल्स पर बात करेंगे जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जी से। और साथ ही तिमाही नतीजों के पर बात करने के लिए एंजल वन के ग्रुप सीईओ अमरीश केंगे से बातचीत होगी कुछ ही देर में। ये सब कुछ आपके लिए। लेकिन इससे पहले एक नज़र मार्केट पर। निफ्टी करीब 150 पॉइंट नीचे है। अब डे लो पर हैं हम 25,542। याद रखिएगा इस पूरे स्विंग का लो था 25,473। हम काफ़ी करीब हैं उसके। बैंक निफ्टी 59,660 पर। 20 डेमा करीब 59,600 पर है। फ्राइडे का लो करीब 59,500 पर है, उसके काफ़ी करीब। इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी एक लिस्टिंग हो रही है भारत कोकिंग कोल की। प्री ओपन में ये स्टॉक करीब दोगुना सेटल हुआ था अपने इशू प्राइस के मुकाबले। एक बार लिस्टिंग देख लेते हैं कहाँ होती है। 90% ऊपर सेटल हुआ है। करीब 4390 पर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा रिफ्रेश करें इसे प्लीज़। थोड़ा सा 42 पर आ गया, 45 पर नहीं है, अब 42 पर आ गया ये स्टॉक। करीब 83% अभी भी ऊपर है। लेकिन इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहां पर मूव अच्छे हैं। सीजी पावर एफएनओ का टॉप गेनर 6.25% ऊपर। हिटाची एनर्जी यहाँ भी अच्छी तेज़ी। इंटरग्लोब एविएशन 3.5% ऊपर। टेक महिंद्रा और टाटा टेक 3% ऊपर। हिंदुस्तान जिंक में अच्छी तेज़ी है, लेकिन गिरावट वाले शेयर्स ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं इस समय। आरबीएल बैंक 7% गिरकर एफएनओ का टॉप लूजर। विप्रो भी करीब 7% नीचे। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ये भी 3.5% नीचे। लेकिन मार्केट की कमर अगर आज दो स्टॉक्स ने तोड़ी है, वह है रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक। रिलायंस अब डे लो पर, आईसीआईसीआई बैंक अब डे लो पर, और अब निफ्टी 250 पॉइंट नीचे 25,521 पर। देखकर लग रहा है, स्क्रीन देखकर, कि शायद वो जो 25,473 का हमारा लो था वो अब अंडर थ्रेट है। वीरू बिल्कुल, हम डील ऊपर और दिग्गजों किससे अगर आप देखें तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि अनुज मेंशन भी किया है अभी यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। देखिए थोड़ा सा बाजार ख़राब है और स्क्रीन बता रही है, तो थोड़ा ट्रेडिंग एफर्ट्स अपने कम ही रखिएगा। बाकी हम पैनल से डिस्कशन करते ही रहेंगे। कविता जी, मानस जी, सौमिल जी और राजेश जी इस कार्यक्रम में आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कविता जी, आपके दो आइडियाज इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, एक बाय और एक सेल ट्रेड होगा। सो बाय साइड फाइनेंशियल सर्विसेज से चोला फाइनेंस, दिस इज लुकिंग गुड एज पर रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव। 6 दिन की गिरावट के बाद ये 1020 ईएमए पर अभी होवर करते हुए दिख रहा है। 1707 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1740 1760 के लिए आप चोला पर एक बाय ट्रेड दे सकते हैं। 1690 के स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करें
एंड एज अ डिस्क्लेमर ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है। अनदर मुझे लगता है कैपिटल मार्केट्स में अच्छे मूव बने थे आज, वहाँ पिछले 2 दिन से इवन प्रॉफिट बुकिंग दिखती है। सो बीएससी कैन शॉर्ट किया जा सकता है, 2755 के लेवल पर है। फॉर द प्राइस मूव ऑफ 2700 आप बीएससी पर एक शॉर्ट ट्रेड लें, स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2780 का। ओके, चलिए तो ये कविता जी की तरफ से ट्रेड हो गई। अब चला जाए सोमिल के पास। सोमिल गुड मॉर्निंग। सोमिल आपकी ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरे दोनों ही ट्रेड सेल साइड पर होगी। मेरा पहला ट्रेड होगा केईआई पर। केईआई में एक राइजिंग वेज पैटर्न बनी है, रेजिस्टेंस लिया है 20 डेली मूविंग एवरेज पर, और वहीं से ही डाउनवर्ड मूव शुरू हुआ है इन द वेरी शॉर्ट टर्म। जो गिरावट हमने लास्ट 2 हफ्तों से देखी है, मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगी। इन द शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म मुझे खराब लग रहा है ये। टारगेट नीचे में होगा 4050 का और स्टॉप लॉस होगा 4450। दूसरा स्टॉक है मैनकाइंड। मैनकाइंड में बेसिकली एक एंडिंग डायगोनल बना था ऑन द आवरली चार्ट्स, और वो नीचे की तरफ टूटा है। एक छोटा सा कंसोलिडेशन भी नीचे की तरफ टूटा है। रेजिस्टेंस एट 20 एंड 40 डेली मूविंग एवरेज। मुझे लगता है नीचे में टारगेट होंगे 2050 के आसपास, और ऊपर में स्टॉप लॉस होगा 2200। ओके, मैनकाइंड सेल आपका 2145 पे। राजेश जी आपके दो ट्रेड्स? वीरेंद्र जी देखिए, दोनों सेल साइड के ट्रेड होंगे। पहला सेल रहेगा केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। मुझे लगता है जो 1200-1220 का रेजिस्टेंस ये इंटैक्ट रहा, आज ये रिवर्सल दिखा रहा है। 1175 के स्टॉप लॉस के साथ केपीआईटी टेक्नोलॉजी सेल करे 1120 से लेके 1100 इसका टारगेट होगा। दूसरा सेल रहेगा इरिडा। इरिडा का स्ट्रक्चर बेहद वीक है, इसको मैंने फ्राइडे भी सेल दिया था और आज भी मुझे वीक ही लग रहा है। 135 चल रहा है, स्टॉप लॉस छोटा ही रहेगा 137.50 सेल करे। इसका जो टारगेट दिखता है वीरेंद्र जी, वो 130 से लेके 128 का रहेगा इरिडा। ओके, इरिडा में भी एक सेल कॉल आ गया आपकी तरफ से। मानस जी आपकी दो ट्रेड्स इस समय की? तो देखिए, एक सेल रिकमेंडेशन, एक बाय रिकमेंडेशन है। पहला सेल मदरसन पे रहेगा, जहां पर स्टॉक पहले से वीक था, लेकिन आज हमें एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो मदरसन में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 113.50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 106 जहां पर स्टॉक का 200 मूविंग एवरेज है, वही आपके टारगेट हो गए। तो मदरसन पे बिकवाली करनी है। टाटा टेक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप टाटा टेक के चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। स्टॉक ने अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। तो टाटा टेक में खरीदारी करेंगे। 654 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 695 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, चलिए टाटा टेक पर बाय करेंगे इस समय पर। अब एक काम करते हैं, थोड़ा मार्केट और बजट की बात करते हैं, और इस मार्केट में क्या करना है ये भी बात करते हैं। हेक्सागन पार्टनर्स के डायरेक्टर तुषार प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। तुषार जी गुड मॉर्निंग। तुषार जी, ये मार्केट क्यों इस तरीके से लगातार तंग कर रहा है? निफ्टी पर तो खैर प्रेशर है ही, लेकिन फिर भी वो एक बार सह सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो लेवल पर काफ़ी प्रेशर है। आपके हिसाब से इस मार्केट में समय क्या गलत जा रहा है? देखिए, मार्केट हर समय सही जाने की जो इच्छा है हमारी, मार्केट समझता नहीं है। मार्केट अपनी तरीके से, जिसको हम मैनिक कहते हैं, जब कोई डर का माहौल हो जाता है तो वो ज़्यादा डर जाता है, और जब खुशी का मामला आता है तो वो यूफोरिक हो जाता है। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स पे मार्केट चलता है, और कभी-कभी लॉजिक यहाँ पे चलने से थोड़ा सा अंतर आ जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर लॉजिक देखें तो सारे मैक्रो फैक्टर्स, जीडीपी ग्रोथ रेट, अर्निंग्स ग्रोथ, सारे सब सही जा रहे हैं। और अगर रही बात वैल्यूएशंस की, तो पिछले साल की जो वैल्यूएशन थी वो आज के तारीख से भी और ज़्यादा महंगी थी। तो अगर लॉजिक के हिसाब से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से कोई उत्तर नहीं आएगा। उत्तर इस बात से लेके है कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स में नर्वसनेस है। अभी तक जो सही रीज़न है जिससे कि नर्वसनेस समझ में आए, वो नहीं आया है, क्योंकि काफ़ी सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं, इंटरनल सिचुएशंस हैं जहाँ पर इंडिया को भी उसका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें लेके मार्केट नर्वस हो जाता है, और मेरे ख्याल से फ़िलहाल ये स्टेज से हम गुज़र रहे हैं। यहाँ पर लॉजिक
ज़्यादातर काम नहीं आएगी। अगर हमने हमारी इमोशंस कंट्रोल में रखी तो हमें सिर्फ ये बात को ध्यान में लेना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी जो है वो मल्टी ईयर ग्रोथ फेज में है। दूसरी बात है इंटरेस्ट रेट्स जो बहुत पहले से हमारी कंट्री में ज़्यादा होते थे वो अभी काफ़ी नॉर्मल तरीके से आ गए हैं और शायद उम्मीद भी है उससे भी कम आए। और अगर आगे जाके देखें तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जो कैपेक्स प्राइवेट कैपेक्स का जो दौर आएगा मेरे ख्याल से वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसको फिलहाल की जो अनसर्टेनिटी है उसको नज़रअंदाज करना चाहिए और ये फेथ रखना चाहिए कि शायद अगले 2-3 महीने में ये सारा माहौल चेंज हो सकता है और मार्केट में ये तब्दीली बहुत जल्दी भी आ सकती है। तुषार जी गुड मॉर्निंग। यकीन मानिए यही संयम, यही मन को विचलित करना बहुत मतलब जो विचलित होता है ना, आपको उसी को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, अभी बात अर्निंग्स की भी है, बात ग्लोबल मार्केट्स के उलटफेर की भी है, ग्लोबल मार्केट्स की पोजीशनिंग की भी है जो ख़राब हो रही है। मतलब अब आप देखिए अमेरिका, वेनेजुएला, उसके बाद अमेरिका, यूरोप आपस में टकराते हुए ग्रीनलैंड के मुद्दे पर एक वॉर फ्रंट हमारा 2022 से खुला हुआ है, जो कि एक यूएस, ईरान, इजराइल, ये कमोडिटीज़ को, प्रीशियस मेटल्स को बहुत बड़ी हवा दे रहा है। आज गोल्ड, सिल्वर ऑल टाइम हाई पे, सिल्वर 3 लाख। अभी क्या प्रीशियस मेटल्स का ये डोमिनेंस आपको लगता है ये वर्चस्व उनका कायम रहेगा? देखिए लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो ये वर्चस्व हमेशा रहता नहीं और ये जो फिलहाल की टेंडेंसी है इन्वेस्टर्स की कि जो एसेट क्लास अच्छा कर रहा है उसके तरफ इन्वेस्टर्स ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, तो उसको हम मोमेंटम कहते हैं। तो कई इन्वेस्टर्स इसी बात को लेके आते हैं कि भाई अगर मोमेंटम अच्छा ही है तो थोड़ी देर के लिए हम उसमें पार्टिसिपेट करें। प्रॉब्लम इस बात का है कि ये मोमेंटम रिवर्स जब होता है तो आपको कह के या कोई एडवांस नोटिस देके नहीं होता। और अगर देखी जाए वैल्यूएशन की बात, तो गोल्ड की वैल्यूएशन पे कोई साइंटिफिक फॉर्मूला है नहीं, क्योंकि गोल्ड में कोई कैश फ्लो नहीं आता। बस आपके और मेरे व्यू में फ़र्क है कि भाई आपको इस भाव को अच्छा लगता है और किसी को नहीं अच्छा लगता। तो इस बात से वो गोल्ड का मार्केट चलता है, डिमांड एंड सप्लाई। और फिलहाल के लिए हम जब देखते हैं कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जैसी है, करंट फाइनेंशियल मार्केट्स का हाल जैसे है, तो लोगों को सेफ्टी की तरफ जाने का एक इमोशन हो जाता है और गोल्ड ज़्यादातर स्टोर ऑफ वैल्यू कहा जाता है। तो जहाँ पर जाके हम हमारी वैल्यू उसको बरकरार रखें और मेरे ख्याल से ज़्यादातर डिमांड भी सॉवरेन जिसको हम सेंट्रल बैंक्स कहेंगे, उनका भी ज़्यादातर इस पे जोर रहा है पिछले साल। इसके लिए ये गोल्ड के प्राइसेस में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हमने देखी। क्या ये कंटिन्यूअस रहेगी? मेरे ख्याल से कोई एसेट क्लास कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंटल रिटर्न नहीं देता। तो अगर 1-2 साल में अगर हम देखते जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये शॉर्ट टर्म ही अगर व्यू लेना है तो मोमेंटम के हिसाब से ले सकते हैं। मगर मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो फाइनेंशियल मार्केट्स में जहाँ पर साइंटिफिकली उसकी वैल्यू का एक नियंत्रण कर सकते हैं, वो ज़्यादा सेफ रहेगा, ताकि हमको समझ में आता है कि वैल्यूएशन ऊपर है, नीचे है या न्यूट्रल है। मगर गोल्ड या सिल्वर के बारे में सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई को एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए मैं तो समझता हूँ कि हर एक पोर्टफोलियो में थोड़ा-सा एलोकेशन ज़रूर करें, मगर ज़्यादा रिटर्न्स चेज़ करने का नतीजा शायद गलत ही होता है। ओके, चलिए इक्विटी मार्केट पर वापस आते हैं। यहाँ पर आपकी टॉप थीम्स क्या होंगी इस साल के लिए? देखिए अभी अगर आप देखें जैसे कि मैंने कहा पहले कि मैक्रो सिचुएशन इंडिया की बहुत अच्छी लग रही है। इसका ये मतलब हुआ कि हमारी प्राइवेट कैपेक्स जो कई सालों से एब्सेंट थी वो वापस आ रही है। उसको बूस्ट करने के लिए हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम में अधिकतर लिक्विडिटी काफ़ी कंफर्टेबल है। मतलब ये कैपेक्स फंड करने के लिए हमारे लिए इंटरनल रिसोर्सेज हैं और कंपनियां भी आईपीओ की तरफ जा रही हैं, मतलब कैपिटल की कोई कमी नहीं है। आगे जाके देखें कि इंटरेस्ट रेट्स जो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा होते थे और जिससे कि ग्रोथ में थोड़ा सा दिक्कत आता था, आजकल ऐसी अपेक्षा है कि इन्फ्लेशन जैसे कम हो चुका है और लिक्विडिटी जैसे कंफर्टेबल है,
उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको आगे बढ़ने के लिए ये जो ग्रोथ हमको एक्सपेक्टेड है वो प्राप्त करने के लिए जो मीन्स ज़रूरी होते हैं, कैपिटल और उसकी कॉस्ट, वो सारा हमारे फेवर में है। तो मेरे ख्याल से कैपिटल गुड्स, जिससे कि हम प्रोसेस इंडस्ट्रीज कहें या जो कैपिटल गुड्स फॉर्मेशन में जो कंपनियां इन्वॉल्व हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कंपनियां इन्वॉल्व है, आई थिंक दैट इज वेयर द मेन फोकस इज। और अगर ये आगे बढ़ने वाला है तो इनको कैपिटल कौन देगा? तो मेरे ख्याल से बैंकिंग, इवन टू अ सर्टेन एक्सटेंट लार्ज प्राइवेट बैंक्स एज वेल एज एनबीएफसीज, जो छोटे मोटे एरियाज में भी फाइनेंसिंग करने की क्षमता रखते हैं। मेरे ख्याल से ये दोनों तो नेचुरल टेंडेंसी इन्वेस्टर्स की होनी चाहिए कि भी ये चलेंगे। और अगर आगे बढ़ के देखेंगे तो इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ अ इफी सिचुएशन, क्योंकि सारी सेक्टर्स में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वेक्टर नहीं दिखता। मगर मेरे ख्याल से छोटे कंपनीज में जो इंडिविजुअल ग्रोथ स्टोरीज हैं, जो मैक्रो को नहीं देखती, मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक उनमें भी देखने की एक ज़रूरत है। तो एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच होना चाहिए। कोई एक थीम या एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से अभी मार्केट में नहीं दिखता। ओके, अच्छा तुषार जी, ये जो आपने अभी जिक्र किया बैंकों का भी, मैं बैंकों से ही थोड़ा सा हट के, मतलब बैंक्स और एनबीएफसीज को छोड़िए आप, सिंस हम एक लोअर इंटरेस्ट रेट रिजीम में हैं, अदर देन बैंक्स एंड एनबीएफसीज रेट सेंसिटिव्स में आपके ऑटो आ गया, आपका रियल स्टेट आ गया, रियल स्टेट इंडस्ट्री आ गया, एचएफसीज आ गई, और क्या क्या इंक्लूड करने में अपने पोर्टफोलियो में आप कंफर्टेबल हैं इस वक्त? तो सेंसिटिव्स में यूटिलिटीज भी आती हैं और कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ज़्यादातर डेट ओरिएंटेड है, मतलब जिनके बैलेंस शीट में डेट ज़्यादा है। तो जब इंटरेस्ट रेट्स में राहत होती है तो उनको उसका बेनिफिट मिल जाता है। और कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि लो इंटरेस्ट रिजीम में क्रेडिट एक्सपेंशन हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि लो इंटरेस्ट रेट, ओनली इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स को मत देखिए। लो इंटरेस्ट रेट से कई कंपनियों को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारी कैपेक्स जो 2-3 साल रहेगी, वो एक रीजनेबल रेट पे हम अगर लोन ले लेंगे तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉफिटेबल हो सकता है। इसका मतलब लो इंटरेस्ट रेट्स इज एक्चुअली गुड फॉर द एंटायर इकोनॉमी, स्पेशली फ्रॉम अ ग्रोथ परस्पेक्टिव, and that induces confidence in promoters as well as companies to invest more. तो मेरे ख्याल से आपने जैसे कहा रियल एस्टेट, ऑटो या जो भी इंटरेस्ट सेंसिटिव्स हैं वो तो ठीक करेंगे ही, मगर दोज आर डायरेक्ट बेनिफिशियरीज, बट आई थिंक द इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज जनरली इज द होल इकोनॉमी इन जनरल। तो शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एंजल वन के नतीजों की। याद होगा आपको, फ्राइडे का स्टॉक ऑफ द डे था। तिमाही आधार पर कंपनी का मुनाफा 27% बढ़ा है, जबकि आय में 11% की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि मार्जिन में शानदार उछाल देखने को मिला है। हमारे साथ एंजल वन के ग्रुप सीईओ अमरीश केंगे मौजूद हैं। अमरीश जी, गुड मॉर्निंग। क्या ये कहना सही होगा कि वर्स्ट इज़ ओवर फॉर कैपिटल मार्केट कंपनीज, और जो 2-3 क्वार्टर पहले हमने नंबर्स देखे थे, क्या वो सॉर्ट ऑफ मान के चलें कि बस वहाँ तक अब वापस नहीं जाएंगे? थैंक यू अनुज जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, ये हम लोग इवन 1-2 क्वार्टर पहले भी जब बात कर रहे थे तो हम लोग ये कह रहे थे कि जब ये रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं तो कई बार यू सी थोड़ा सा ब्लिप दिखता है, बट बाद में ट्रस्ट क्रिएट होता है इंडस्ट्री में और आपको बाद में उछाल ही नजर आता है और ठीक से वो ट्रेजेक्टरी दोबारा से चली आती है। और वही देखा है हमने। अगर आप फरवरी में देखें, रेगुलेटरी चेंजेस के बाद जो हमारा ऑर्डर्स पर डे था, जो हम देखते हैं, वो करीब 49 लाख्स था। और वो बढ़ के अगर आप Q3 का अगर एवरेज देख लें तो वो ऑलरेडी 62 लाख्स हो चुका है ऑन एन एवरेज एवरी डे जो ऑर्डर्स हैं। तो आई थिंक बहुत रेजिलियंस शो किया है, ना सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ने, बट डीआईआईज ने अक्रॉस द बोर्ड। सो आई डू थिंक कि यहाँ से आपको आगे ही दिखेंगी चीज़ें। बट हम लोग ये 1-2 क्वार्टर का देखते ही नहीं है। हम लोग 30 साल पुरानी कंपनी, हमने हमेशा बहुत लॉन्ग टर्म देखा है। तो लॉन्ग टर्म बहुत ही पॉजिटिव है कैपिटल मार्केट, इसीलिए हम उसमें हैं। हम वी आर वेरी एक्साइटेड बाय दैट मार्केट। और एक तो जो आपने बोला ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की बात की, बट दूसरे बिजनेसेस भी अच्छा कर रहे हैं। जैसे अगर आप क्रेडिट डिसबर्समेंट देखें तो वो 56%
बढ़ा है क्वार्टर ओवर क्वार्टर। वेल्थ का जो AUM है वो 34% बढ़ा है क्वार्टर ओवर क्वार्टर। आपका जो AMC है उसमें भी AUM बढ़ा है 16% और फोलियोज बढ़े हैं और भी ज़्यादा 40%। सो अक्रॉस द बोर्ड आई थिंक इंडस्ट्री अच्छा कर रहा है, बट आई एम ऑल्सो प्राउड कि हमारा टीम बहुत अच्छा कर रहा है, एफिशिएंट रह रहा है। और अगर आप देखें कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है, जब रेवेन्यू बढ़ रहा है तो कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है। और उसका रीज़न ये है कि हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है अपने लिए, जिससे कि वो कॉस्ट अभी काफ़ी हद तक स्केल कर सकते हैं, बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपल एंड अदर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स ऑल्सो। अच्छा, अमरीश जी, आपके नंबर्स शानदार रहे। उसमें जो सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट फीचर रहा मेरे लिए वो था आपका मार्जिन एक्सपेंशन, जो आप करीब करीब 40% पर ले आए। लेकिन इसी से मेरा एक सवाल था कि ये कहाँ पर जाएगा अब, क्योंकि अब मैं देख रहा था आपके और ग्रो का कंपैरिजन कर रहा था मैं, क्योंकि लिस्टेड प्लेयर में उसी के साथ मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ, जीरो तो लिस्टेड है नहीं। तो कहीं ना कहीं उनका जो मार्जिन प्रोफाइल है वो आपसे कहीं बेहतर है, शायद इसी कारण से उनका मार्केट कैप भी आपसे कहीं बेहतर है, शायद उतना गैप नहीं होना चाहिए था। तो मार्जिन ये जो आप 40% पर लेकर आए हैं, ये कहाँ तक जा सकते हैं? अगर आप मार्जिन की बात करें तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि मार्जिन आप लोग देखें डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रोकिंग बिजनेस जो है उसका। हालांकि कंसोल का आप जो बता रहे हैं, कंसोलिडेटेड जो है वो 39.5% है। लेकिन अगर आप OPM देखें डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रोकिंग का, तो वो 43% है। सो वही हमने गाइड किया था इनिशियली साल के शुरू में भी कि 40 से 45% मार्जिन जाएंगे, और वो हमने वो रीच कर लिया ना। ये मार्जिन और भी अच्छे होते अनुज जी। एक्चुअली दो तीन वन टाइम आइटम्स भी आ गए थे इस बार। एक तो आपको जैसे पता है लेबर लॉ में कुछ चेंजेस हुए, उसमें हमको एक वन टाइम चार्ज लेना पड़ा टू कवर फॉर जो भी लेबर लॉज ने बोला है, ग्रेचुटी और दूसरी चीज़ों के बारे में। दूसरा, MTF रेगुलेशंस में कुछ चेंज थे, और उसके रहते हमको हम लोग ये चाहते थे कि कंज्यूमर्स को डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए इस क्वार्टर हमने कुछ चार्ज लिया अपने लिए, कुछ कॉस्ट ली, सो दैट कंज्यूमर्स को डिस्टरबेंस ना हो। वो आगे बढ़ के वो कम हो जाएंगी कॉस्ट और चली जाएंगी। और तीसरा, अगर आप देखें नंबर ऑफ डेज, वो मैटर करते हैं बिकॉज हर ट्रेडिंग डे मैटर्स। तो लास्ट क्वार्टर 64 थे, इस क्वार्टर 61 थे। तो ओवरऑल आई थिंक मार्जिन और भी बेटर हो सकता था। इन फ्यूचर जैसे मैंने बोला कि कॉस्ट आपको बढ़ती हुई ज़्यादा नज़र नहीं आएंगी, एफिशिएंट ही हो जाएंगी चीज़ें। तो यू विल सी कि ये मार्जिन और यहाँ से एक्सपैंड हो सकता है। लेकिन जस्ट टू बी क्लियर, हम लोग बहुत ज़्यादा भी फोकस नहीं करना चाहते हैं मार्जिन को कि बहुत बढ़ा दें इसके आगे, क्योंकि अगर हमको कहीं ग्रोथ दिखा ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में भी, तो वहाँ पे भी हम लोग प्रिपेयर्ड हैं इन्वेस्ट करने के, जैसे कि हमने वेल्थ और AMC और बाकी जगह किया है। अमरीश जी, 61 दिन में भी आपके मार्जिन अच्छे हैं, हम तो खुश हैं। 2-3 छुट्टियां मिल गई तो क्या दिक्कत की बात है ना? ठीक बात है। बट अच्छा, मैं नंबर्स में देख रहा था आपके, ये आपके वेल्थ मैनेजमेंट AUM में एक सब्सटेंशियल जंप है। मैं सीक्वेंशली जंप ऑफ आई थिंक 34%। यहाँ पे क्लाइंट्स का माइग्रेट होना किस तरीके से जारी, और जब एक इक्विटी मार्केट बड़ा चैलेंजिंग फेस होता है तो शायद मैंने देखा है हिस्टोरिकली इस डिवीजन में लोग शिफ्ट होते हैं, क्लाइंट्स शिफ्ट होते हैं। यहाँ पर टेक क्या आएगा? अगर आप देखिए, आपने सही कहा, बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है उसमें। 8,200 करोड़ का AUM हो गया है। वो भी इतनी स्पीड से बढ़ा है कि हम लोग बहुत ही खुश हैं उससे। जो फायदा है, जिस तरह से आयोनिक जो हमारा वेल्थ मैनेजमेंट आर्म है वो कंपनी जैसे कर रहे हैं हम लोग वहां पर, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ये ऑमनी चैनल को क्रैक कर लिया है। हमने ये क्रैक कर लिया है कि RMs, रिलेशनशिप जो मैनेजर्स होते हैं और टेक्नोलॉजी को साथ में कैसे करना है, सो दैट मल्टीप्लायर इफेक्ट आए आपको उसका। और वो हो रहा है हमारा। अगर आप ऐप पे जाना, यानी कि बिल्कुल वर्ल्ड क्लास ऐप है, उन्होंने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके एक बॉट भी बना दिया है उस पे। तो एंड जिस इस तरह के मॉडल से हम लोग आयोनिक में ना अक्रॉस द बोर्ड सर्व कर पा रहे हैं कि 1 करोड़ से कम भी हुआ से लेके कितना भी आपके पास AUM हो एज एन इंडिविजुअल, तो हम उसको सर्व कर पा रहे हैं। तो ये जो मॉडल है ये काफी यूनिक है, और ये हमको दिख रहा है कि ये चल रहा है ये मॉडल। अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछूं आपसे। ये बीते एक साल में, या फिर आप मान लीजिए 8-9-10 महीने, जब ये वीकली एक्सपायरीज गई, और उसी वक्त अच्छी बात ये भी हो गई कि कमोडिटीज़ कैपिटलाइज करने लगी, तो ये पूरा का पूरा जो फेज था उसमें हुआ क्या, कैसे सेटल हुआ वो डेरिवेटिव एक्सपायरी का जाना, और क्या उसको कंपेंसेट कर लिया काफ़ी हद तक कमोडिटीज़ ने? और इस वक्त कमोडिटीज़ में जो रन चल रहा है, आई मीन गोल्ड सिल्वर का,
यहाँ पे आपके रेवेन्यूज़, यहाँ पे जो ब्रोकरेजेस हैं कमोडिटी सेगमेंट से, वो कितनी बढ़ी हैं? थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालिए। अगर आप देखें जो एफएनओ के रेगुलेशंस आए थे वो सारे करीब फरवरी 1 तक सारे आ चुके थे। तो फरवरी में अगर आप देखें ऑर्डर, तो मैंने कहा कि 49 लाख हो गए थे और Q3 में काफ़ी बढ़ गए, 62 लाख हो गए। तो होता क्या है, हमने ये पहले ही बोला है कि रेगुलेटरी चेंज जब होते हैं तो कंज्यूमर्स थोड़ा टाइम लेते हैं और पूरा मार्केट थोड़ा टाइम लेता है उसको अडॉप्ट करने के लिए कि आपका कोई एक हैबिट है वो चेंज हो गया, वो डिफरेंट हो जाता है। बहुत थोड़ा बहुत मार्केट शिफ्ट होता है, कंज्यूमर्स और सबका जो है आपका आदतें भी आपको फिर आप बदलते हैं, उसमें टाइम लगता है। तो वही हमने बोला था कि ये ट्रस्ट लाता है मार्केट में, बट बाद में फिर से आपको दिखता है कि चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ है, लेकिन ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। केवल कमोडिटी अगर आप देखें, केवल कमोडिटी ऑर्डर वो कवर तो नहीं कर सकते, तो ये जो इंक्रीज़ हुआ है ये अक्रॉस द बोर्ड हुआ है। कमोडिटीज़ ऑफ कोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं और गोल्ड और सिल्वर क्योंकि उसमें काफ़ी उछाल आया और लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हुए, तो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड आई थिंक आप देखेंगे कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है। दूसरी चीज़ जो है हमारे लिए बहुत स्पेसिफिक ये भी है कि हमारा जो बिज़नेस है वो एक तो हमने काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हुए हैं 30 साल में अपने, तो हम लोग को थोड़ा ये अंदाज़ा है कि कैसे चीज़ें चलती हैं। लेकिन ऑल्सो हमारे पास फुली डिजिटल प्लेयर हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वेल्थ मैनेजमेंट में आरएम हैं, ऐसे हमारे एपीज़ हैं, हमने बोला 11,000 10,000 एपीज़, 11,000 एमएफडीज़। सो हमारे पास ये ब्रोकिंग में भी ये कंबाइंड मॉडल है जो बहुत हेल्प करता है, जैसे कि हम जाएँ लोगों के पास जिनको इतना यूज़्ड टू नहीं है इस चीज़ के, तो उनको थोड़ी-सी मदद हो जाती है, उनका ऑनबोर्डिंग ईज़ी हो जाता है। तो ये जो हमारा मॉडल है, हम सोचते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उससे हमको काफ़ी मदद मिलती है, जब कभी अगर थोड़ा बहुत डाउन टर्न भी आया तो हमारे पास थोड़ी उसकी वजह से स्टेबिलिटी रहती है। ओके, एक आखिरी सवाल। एमएससीआई यानी कि मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी एक्टिव हो रहा है ऑफ लेट और शायद तैयारी हो रही है तीसरा एक्सचेंज खड़ा करने की। आपका प्लेटफॉर्म अवेलेबल होगा क्या उनके लिए? कि अभी इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। आई थिंक हमारी बातें होंगी, बातचीत होगी, हम लोग फिगर आउट कर लेंगे। ओवरऑल आई थिंक हम लोग प्लेटफॉर्म हैं, तो हम लोग सारे सेगमेंट सपोर्ट करते हैं, हम लोग मल्टीपल एक्सचेंजेस सपोर्ट करते हैं, तो वी आर प्लेटफॉर्म एंड वी जस्ट वेलकम और पार्टिसिपेशन इसमें जैसे भी हो। एंड जहाँ तक ये स्पेसिफिक सवाल की बात है वो हम बात करेंगे, फिगर आउट कर लेंगे। चलिए, तो जैसे कहते हैं कि विल टॉक व्हेन इट हैपेंस। शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए अमरीश जी, और ऑल द बेस्ट आपको आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू। चलिए अब मार्केट के टेक्निकल्स बात कर लेते हैं। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा मौजूद हैं हमारे साथ। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। ये मार्केट बहुत तंग कर रहा है, निफ्टी पर अब 25,500 ये बचेगा या नहीं, और यहाँ अगर हम इसके नीचे गए तो क्या लेवल्स एक्टिव हो जाएंगे? जी अनुज जी, देखिए जो हिसाब से मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिली है, 25,500 का लेवल दूसरी बार निफ्टी अटेम्प्ट कर रहा है ब्रीच करने का। और जनरली हमने देखा है कि जब भी सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट होता है तो ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है। अभी तक आईटी के अलावा रिजल्ट्स में से लीडरशिप आई थिंक थोड़ा सा मार्केट लैग कर रहा है, खास करके जो हैवी वेट्स है उनमें। और ओवरऑल हमें लग रहा है कि निफ्टी में जो जो सेटअप है करंटली वो यही है कि फ्रेश ब्रेकडाउन आपको 25,500 के नीचे मिलेगा और 25,200 तक की जगह निफ्टी में ओपन होती हुई दिख सकती है। तो अगले कुछ सेशंस में आई थिंक जो जो बायस है वो बेरिश है। क्लियरली मार्केट में स्ट्रेंथ लैकिंग है, लेकिन एक सेक्टर है जो मार्केट में बहुत अलग चल रहा है और स्ट्रेंथ इसमें इनफैक्ट जो भी पैसा आई थिंक इसी सेक्टर में जा रहा है वो है पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक में स्टेट बैंक की अगर हम बात करें, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, सारे स्टॉक्स यू नेम इट, और सारे के सारे बहुत मजबूत यहाँ पर खड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम और कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। तो अगर फ्रेश यहाँ पर खरीदारी के मौके देखने हैं तो हमारा टॉपिक रहेगा कैनरा बैंक। बहुत ही अच्छा यहाँ पर सेटअप है, पिछले 3 सेशन में अच्छी बाइंग स्टॉक में देखने को मिली है। 160 पे एक माइनर हर्डल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्रॉस हो जाएगा। परसों कैनरा बैंक का रिजल्ट जरूर है, तो रिजल्ट के पहले एक एंटिसिपेशन में लगता है कि आपको 165 170 तक की रैली देखने को मिल सकती है। और पोजिशनली भी यहाँ पर बायस पॉजिटिव है, तो 152 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी कैनरा बैंक में। 170 तक के टारगेट हमें लगता है कि आने वाले कुछ सेशंस में देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक है ये भी बैंकिंग से ही है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में एक्सिस बैंक ने आज के सेशन में एक ब्रेकआउट करने की कोशिश की है। ब्रेकआउट जो है 1,300 रुपए के ऊपर निकला है।
अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले पहले घंटे के ट्रेड में, और हमें लगता है कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर संभल जाता है, अब तक बैंक निफ्टी कमजोर नहीं हुआ है, अगर बैंक निफ्टी में जो आज का जो इंट्राडे सेल ऑफ है वो अगर संभल जाता है, तो एक्सिस बैंक में आपको तकरीबन 1350 1380 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। 1275 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी एक्सिस बैंक में। और हमारा पूरा फोकस जो है इस ऐसे मार्केट में, खास करके जब निफ्टी अपने पैर ढूंढने में मुश्किल पा रहा है, आई थिंक बैंक्स पे फोकस किया जा सकता है। पीएसयू बैंक्स लीड कर रहे हैं और प्राइवेट बैंक में एक्सिस बैंक को यहाँ पर फोकस किया जा सकता है। ऑलराइट, चलिए राहुल जी, आज थोड़ा समय का अभाव है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट पर और स्टॉक्स पर अपना व्यू रखने के लिए। इस शो को समेटेंगे, मार्केट डीलों पर है इस समय। निफ्टी 25,500 किसी भी वक्त तोड़ सकता है। काफ़ी सवाल होंगे आपके ऐसी मार्केट में, ट्रेडर्स हॉटलाइन उन्हीं को एड्रेस करेगा श्रेया के साथ कुछ ही देर में।